दोस्तों, यह हमारी कहानी का तीसरा भाग है। अगर आपने अभी तक पहली दो वीडियो नहीं देखी हैं, तो हो सकता है कि आपको इस कहानी की पूरी बात सही से समझ में ना आए, क्योंकि उन वीडियो में कहानी की शुरुआत और कई महत्वपूर्ण घटनाएं दिखाई गई हैं। इसलिए अगर आपने वो दोनों वीडियो मिस कर दी है, तो पहले जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो आप सीधे मेरे चैनल पर जाकर भी वो दोनों वीडियो आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और वीडियोस पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आने वाले नए पार्ट्स आपसे मिस ना हो। अब बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का तीसरा भाग। उत्साहित होकर प्रोफेसर्स अगले स्टूडेंट को बुलाते हैं। अब स्टेज पर आने वाला स्टूडेंट है प्रेसिडेंट गोंगटिंग, जिस पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। सभी की नजरें गोंगटिंग पर टिक जाती हैं, जो पहले से ही एक गिल्ड मास्टर है। लेकिन चैन शांत रहता है और धैर्य से रिजल्ट का इंतजार करता है। अकेडमी में हर कोई जानता है कि गोंगटिंग 2 साल पहले सिर्फ लोअर डी रैंक पर था। अकेडमी के इतिहास में अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड सिर्फ मिडिल डी रैंक रहा है। इसलिए लोग सोच रहे हैं कि क्या आज प्रेसिडेंट उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। दूसरी तरफ डीमन लेयर के अंदर डीमन हार्ट उसकी मौजूदगी महसूस करते ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देता है। प्रेसिडेंट अपनी पूरी ताकत अनलीश नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर एक तीव्र इच्छा है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी में वह धमाकेदार परफॉर्मेंस करे और अपना नाम हिस्ट्री में नंबर 1 के रूप में लिखवा दे। जब प्रोफेसर्स देखते हैं कि उसका पोटेंशियल ग्रेड गोल्डन लाइट में चमक रहा है, तो वे हैरान रह जाते हैं। उनकी शंका सही साबित होती है जब गोंगटिंग का हाई डी रैंक सामने आता है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह होती है कि उसका पोटेंशियल एस रैंक निकलता है। यह देखकर भीड़ में एक्साइटमेंट फैल जाती है, क्योंकि एकेडमी के इतिहास में पहली बार किसी स्टूडेंट का पोटेंशियल एस रैंक आया है। प्रेसिडेंट के फॉलोअर्स लगातार उसकी तारीफ करते रहते हैं। यहाँ तक कि चैन के रूममेट्स भी जलन महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वे अपनी आंखों के सामने एक लेजेंड का जन्म होते देख रहे होते हैं। प्रोफेसर्स आपस में धीरे धीरे बात करते हैं कि यह खबर तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को भेजनी होगी। उन्हें इस रैंक कैंडिडेट का बहुत ध्यान रखना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह देश छोड़कर कहीं और न चला जाए। इसके अलावा वह एकेडमी का सबसे कम उम्र का स्टूडेंट है, जो पहले से ही गिल्ड से जुड़ा हुआ है। इससे उनके स्कूल का नाम लगभग तय है कि हेडलाइंस में छा जाएगा। ऊपर से सब देख रहे प्रिंसिपल युआन लॉन्ग समझ जाते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू को पहले से ही गोंगटिंग की पोटेंशियल के बारे में पता था, इसीलिए वह आज पर्सनली सेरेमनी देखने आई थी। लेकिन वह थोड़ा रहस्य पैदा करते हुए कहती है कि वह सिर्फ गोंगटिंग को देखने नहीं आई है, उसके अलावा भी एक स्टूडेंट है जो उसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और ठीक उसी समय उस स्टूडेंट का नाम स्टेज पर बुलाया जाता है। उधर जीन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह उस मिस्टीरियस स्टूडेंट को चिढ़ाने लगता है और कहता है कि कहीं वह भी अपने रूममेट्स की तरह कोई ई रैंक ट्रैश ही ना निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो वे सब हंसी का पात्र बन जाएंगे और इतने बड़े और प्रेस्टिजियस इवेंट में उनका आना ही एक शर्म की बात बन जाए। जब आखिरकार चेन डीमन लेयर के अंदर प्रवेश करता है, जैसे ही वह आगे बढ़ता है, डीमन हार्ट तुरंत एक भारी दबाव को महसूस करने लगता है। उसी समय हमारे हीरो को याद आता है कि किसी भी अवेकनर के लिए मजबूत भविष्य पाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी हाई रैंकिंग गिल्ड में शामिल होना। उसे अच्छी तरह पता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट से होकर गुजरता है। इस परीक्षा में कैंडिडेट्स अपनी पसंद के लोगों को चुनकर 10 लोगों की एक स्क्वाड बनाते हैं, और जो स्क्वाड फर्स्ट प्लेस हासिल करती है उसे सीधे देश की सबसे शक्तिशाली इंपीरियल गिल्ड में भर्ती होने का मौका मिल जाता है। इसलिए इस टेस्ट का असली उद्देश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति को साफ साफ समझ में आ रहा था। उधर जीन रिक्रूटमेंट शुरू करता है और एक और लो टियर डी रैंक स्टूडेंट को अपने बॉस से मिलवाता है। वह गर्व से बताता है कि अब उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। उनकी टीम में पहले से ही सभी डी रैंक स्टूडेंट्स मौजूद हैं और साथ ही प्रेसिडेंट का भाई भी उनकी टीम में है, इसीलिए उनके फर्स्ट प्लेस जीतने से कोई उन्हें रोक ही नहीं सकता। चेन यह सब समझ जाता है कि धीरे धीरे सभी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स मिलकर सबसे मजबूत पार्टी बना लेंगे और कमजोर स्टूडेंट्स भी उसी तरह एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। इससे एक बहुत ही कठोर माहौल बन जाता है, जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम चलता है और कमजोर लोगों को बिना किसी हिचक के बाहर कर दिया जाता है। कुछ समय बीतने के बाद लॉन्ग बेचैन होने लगता है, क्योंकि स्क्रीन पर अभी तक कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। क्राउड भी जल्दी ही यह मान लेता है कि शायद चेन इतना कमजोर है कि सिस्टम उसकी मौजूदगी को ठीक से रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा। तभी जेन टिंग को समझाने लगता है कि बाकी बचे हुए स्टूडेंट सब के सब बेकार हैं, इसलिए यहाँ समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है और उन्हें अब निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए मुड़ते हैं, अचानक स्क्रीन फ्लिकर करती है और उस पर हाई डी रैंक का लेबल दिखाई देता है। यह नजारा देखते ही पूरा क्राउड एकदम से शोर में फट पड़ता है और हर किसी के चेहरे पर गहरा शॉक फैल जाता है। प्रेसिडेंट और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स भी इस अनपेक्षित रिजल्ट
रिजल्ट को देखकर अविश्वास में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी सिस्टम रिजल्ट्स के अंदर एक अजीब सी डिविएशन को डिटेक्ट कर लेता है और यहीं से माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। तभी पता चलता है कि चेन इस पूरे टेस्ट के दौरान सिस्टम का इस्तेमाल एक अलग ही काम के लिए कर रहा है। वह दरअसल यह कैलिब्रेट कर रहा होता है कि उसके लेवल 10 के बेस स्टैट्स जब वह अपनी सामान्य फिजिकल फॉर्म में होता है, इवैल्यूएशन के दौरान असल में किस रैंक में बदलते हैं। जब उसे स्क्रीन पर डी रैंक दिखाई देता है तो वह तुरंत अपनी क्लास बदलकर इन्फर्नल डेथ किंग कर लेता है, जो अभी तक उसकी डिवावर्ड क्लासेस में सबसे कमजोर मानी जाती है। जैसे ही वह ऐसा करता है, रैंक तुरंत हाई डी से बदलकर मिड सी हो जाता है। यह देखकर पूरा क्राउड हैरानी से दंग रह जाता है, जबकि स्टूडेंट काउंसिल के लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर मशीन अभी भी सही से काम कर रही है या नहीं। साइंटिस्ट्स भी अब शक में पड़ने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि रिजल्ट्स बार बार क्यों बदल रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि शायद यह मशीन सच में खराब हो चुकी है और अब ठीक भी नहीं हो सकती। लेकिन ठीक उसी समय डीमन हार्ट के अंदर एक अजीब सी इंस्टेबिलिटी पैदा होती है और रिजल्ट्स फिर से किसी अनोखे तरीके से बदलने लगते हैं। चैन ये सब ध्यान से देख रहा होता है, इसीलिए वह फैसला करता है कि अब उसे और भी ज्यादा पावरफुल क्लास इस्तेमाल करनी चाहिए। इस बार वह अपनी क्लास बदलकर पुर्गेटोरी राक्षसा बन जाता है। जैसे ही यह होता है, डीमन हार्ट खुद घबराने लगता है और डीमन लेयर के बाहर अचानक एक भयानक तूफान उठने लगता है। जैन हैरानी में चिल्ला उठता है, जबकि सिंह इसे किसी हेवनली ओमेन की तरह देखता है, जैसे इतिहास खुद को दोबारा लिखने वाला हो, क्योंकि उनके डॉर्म से एक डिवाइन मॉन्स्टर पैदा हो चुका है। और फिर अगले ही पल स्क्रीन पर पोटेंशियल फ्लिकर होकर एस रैंक दिखाने लगती है। यह नजारा देखकर साइंटिस्ट्स और प्रेसिडेंट टिंग दोनों ही पूरी तरह स्टंट रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देख लिया था जो पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ था। लेकिन तभी सिस्टम अचानक एक वार्निंग दिखाता है कि यूजर की पोटेंशियल उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से भी ज्यादा है और इसीलिए मौजूदा लिमिट्स के अंदर उसे डिटेक्ट करना संभव नहीं है। यह देखते ही जीन का दिमाग लगभग ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की तरह बंद होने लगता है और शॉक इतना जबरदस्त होता है कि उसकी आत्मा तक जैसे शरीर छोड़ने वाली हो। उधर सिस्टम पर दबाव इतना बढ़ जाता है कि वह टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। यह देखकर साइंटिस्ट्स घबराकर तुरंत आगे दौड़ते हैं ताकि किसी भी हालत में स्टूडेंट को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो एकदम से रुक जाते हैं, क्योंकि जहां पहले डीमन हार्ट मौजूद था वहां अब सिर्फ एक सूखी हुई किशमिश जैसी चीज बची होती है। असल में डीमन हार्ट एक्सट्रीम ओवरयूज की वजह से पूरी तरह जलकर खत्म हो चुका था। इससे साफ समझ में आ जाता है कि चैन ने उसे शायद जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही डरा दिया था। फिर भी वह उस जले हुए डीमन हार्ट को डिवावर कर लेता है और उसके साथ उसे एक नई एबिलिटी मिल जाती है, जिससे वह किसी भी व्यक्ति की रैंक देख सकता है और साथ ही आसपास मौजूद संभावित खतरों की वार्निंग भी पा सकता है। जब वह डीमन लेयर से बाहर निकलता है तो उसे अच्छा सा सरप्राइज मिलता है, क्योंकि अब हर व्यक्ति की रैंक उसके सामने दिखाई देने लगती है। लेकिन तभी उसे जल्दी ही पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने भी अपनी असली पोटेंशियल छिपा रखी थी और असल में वह ज्यादा से ज्यादा एक साधारण सी रैंक ही है। इसी बीच साइंटिस्ट्स थोड़ी अनकवर्ड हालत में बाहर आते हैं और सबको बताते हैं कि डीमन हार्ट को अत्यधिक दबाव के कारण हार्ट अटैक आ गया है, इसीलिए फिलहाल आगे की टेस्टिंग रोकनी पड़ेगी। वे चैन के स्टैट्स को एक पॉसिबल एरर बताकर मामला हायर अथॉरिटीज के पास रिव्यू के लिए भेजने की घोषणा करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को निर्देश दिया जाता है कि वे अगले दिन वापस आएं, क्योंकि तब तक टेस्टिंग के लिए एक नया डिवाइस तैयार कर लिया जाएगा और असेसमेंट बिना किसी समस्या के पूरा किया जाएगा। वापस जाते समय चैन के रूममेट्स उसे जोर जोर से हाइप करने लगते हैं और आज जो उसने सबके सामने किया उसके बाद वे उसे एकदम गिगा चैट की तरह ट्रीट करने लगते हैं। लेकिन जिंग इस सब को देखकर अपनी जेलसी संभाल नहीं पाता और चैन को फ्रॉड कहकर उस पर आरोप लगाने लगता है। वह गुस्से में यह भी मांग करता है कि मशीन तोड़ने और काउंसिल का समय बर्बाद करने के लिए चेन को कंपेंसेशन देना चाहिए। जैसे ही चेन का धैर्य खत्म होने लगता है और वह उस आदमी को वहीं सबक सिखाने की तैयारी करता है, तभी टिंग बीच में आकर तुरंत ज्ञान को रोक देता है। प्रेसिडेंट उसे सख्त आवाज में चेतावनी देता है कि वह अपने टीममेट का अपमान न करे। यह सुनकर जियान वहीं के वहीं चौंक जाता है। फिर टिंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और चेन को अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण देता है। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अगर वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो बिना किसी शक के इतिहास का सबसे ऊंचा स्कोर हासिल करेंगे। उधर जीन पीछे खड़ा खड़ा लगभग मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि अगर चेन टीम में आया तो जगह बनाने के लिए किसी न किसी को टीम से बाहर निकालना ही पड़ेगा। जीन के मुताबिक यह स्थिति आगे चलकर भाइयों के बीच जरूर परेशानी खड़ी कर सकती है। उसके अनुसार अगर चेन टिंग की टीम में शामिल हो जाए तो उनका फर्स्ट प्लेस जीतना लगभग तय हो जाएगा। यही सोचकर वह मन ही मन सवाल करने लगता है कि आखिर चेन में ऐसा क्या खास है जब इतने लोग कोशिश करने के बावजूद इस टीम में जगह नहीं बना पाए। आखिरकार वह अपनी ईगो को दबाते हुए मजबूरी में चेन का स्वागत करता है और थोड़ी झिझक के साथ उसके कंधे पर हाथ रख देता है, लेकिन चेन तुरंत उसका हाथ
झटक देता है और साफ शब्दों में कह देता है कि उसे उनकी टीम में शामिल होने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। यह सुनते ही जियान के माथे पर पसीना आ जाता है, जबकि टिंग बिना कोई प्रतिक्रिया दिए पूरे दृश्य को चुपचाप देखता रहता है। जीन गुस्से में चेन पर बरस पड़ता है और कहता है कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि उनकी टीम पहले से ही पूरे स्कूल में बिना किसी कंपटीशन के नंबर 1 मानी जाती है। लेकिन चेन बिना पीछे देखे मुड़ जाता है और चलते चलते बस इतना कहता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। वह यह भी कह देता है कि उनकी पूरी ग्रुप इतनी शोर मचाने वाली है कि वह एक पल भी उनके साथ नहीं रह सकता। इसके बाद वह साफ कह देता है कि आगे से उसे परेशान न करे। चेन की इस बेइज्जती भरी रिजेक्शन के बाद जियान गुस्से और नफरत से उबलने लगता है। कुछ ही समय में पूरे स्कूल में यह खबर फैल जाती है कि चेन ने प्रेसिडेंट की टीम का ऑफर ठुकरा दिया है। ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि मिड टियर सी रैंक दिखने के बाद चेन अब फर्स्ट प्लेस खुद ही हासिल करने की योजना बना रहा है। अब पूरा स्कूल इस ड्रामे को मजे से देख रहा होता है, जबकि चेन के रूममेट्स जियान और टिंग के चेहरों पर फैली शर्मिंदगी देखकर भीतर ही भीतर खुश हो रहे होते हैं। इतनी बड़ी पब्लिक रिजेक्शन के बाद भी प्रेसिडेंट शांत रहता है और जेन से कहता है कि अगर चेन की अपनी कोई योजना है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। उधर प्रिंसिपल, जो यह सब ऊपर से देख रहे थे, गहरी निराशा से सांस लेते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि ये दोनों लड़के साथ मिलकर नया स्कूल रिकॉर्ड बनाएंगे, लेकिन लिंग मुस्कुराते हुए कहती है कि इस तरह तो स्थिति और भी दिलचस्प हो गई है। वह समझाती है कि टिंग बचपन से ही बहुत ऐशो आराम में पला है, इसलिए इस तरह की रिजेक्शन उसके दिमाग में सीधी सीधी युद्ध की घोषणा जैसी लगेगी। वह प्रिंसिपल को याद दिलाती है कि जब उसके प्राइड को ठेस पहुंचती है तब उसे निपटना बिल्कुल आसान नहीं होता। इधर जीन अभी भी शिकायत करता रहता है और कहता है कि चेन का ईगो बस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि टेस्ट में गलती से सी रैंक दिख गया था। लेकिन टिंग इशारा करता है कि शायद वह रिजल्ट गलत भी ना हो। वह मानता है कि भले ही इसकी संभावना बहुत कम हो, फिर भी वह किसी भी हालत में अपना फर्स्ट प्लेस किसी और को नहीं लेने देगा। जाइन को याद आता है कि चेन शायद एक साधारण स्टूडेंट है जिसे असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस लगभग नहीं है, जबकि काउंसिल के मेंबर्स लंबे समय से डीमन लेयर के अंदर गुप्त ट्रेनिंग लेकर अपनी मौजूदा ताकत तक पहुंचे हैं। वह सुझाव देता है कि उसे खुद जाकर चेन को उसकी बदतमीजी का सबक सिखाना चाहिए, लेकिन टिंग तुरंत उसे रोक देता है और पूछता है कि क्या उनका प्रेसिडेंट सच में इतना छोटा सोचने वाला लगता है कि वह ऐसा करेगा। जीन तुरंत अपनी गलती समझ जाता है और माफी मांग लेता है। इसके बाद टिंग उनका कराओके प्लान भी कैंसिल कर देता है और जियन से कहता है कि अब आगे जो भी करना है वह खुद संभाले। वह ठंडे लहजे में जोड़ता है कि जियान जो भी फैसला लेगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। जियान बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के ही उसका इशारा समझ जाता है। करीब 10 मिनट बाद एक इन्फॉर्मेंट जियान के पास आता है और बताता है कि चेन स्कूल छोड़कर जा चुका है। उसने कहा था कि उसे कुछ समय के लिए घर जाना है और वह बिना खाना खाए ही सीधे निकल गया। यह सुनकर जीन को लगता है कि जैसे किस्मत खुद उनकी मदद कर रही है, क्योंकि अब चेन एक ऐसी जगह होगा जहां कोई उनकी लड़ाई में दखल नहीं देगा। उधर चेन सड़क पार करते हुए अपनी पिछली जिंदगी की एक घटना को याद करता है। उस समय एक पीक गिल्ड ने सेंट ही कंट्री के इलाके में मौजूद एक डीमन लेयर को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उस लेयर के अंदर उन्हें एक ऐसा मॉन्स्टर मिला था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था, जिसका नाम व्राथ था। उस मॉन्स्टर ने बिना किसी मुश्किल के पूरी पीक टीम को खत्म कर दिया था। इसके बाद वह मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड में निकल आया और हर जगह भारी तबाही मचाने लगा। हालांकि चेन की यह याद पूरी तरह साफ नहीं है, फिर भी वह तय कर लेता है कि इस जिंदगी में वह उसी डीमन लेयर को ढूंढेगा। अपनी इस योजना को शुरू करने के लिए उसे सबसे पहले बहुत सारा पैसा चाहिए, इसीलिए वह बिना देर किए सीधे माइथिल मॉन्स्टर एक्सचेंज सेंटर की तरफ बढ़ जाता है। उसे याद है कि भविष्य में माइथिल गिल्ड का यही एक्सचेंज सेंटर पूरे देश का सबसे बड़ा मटेरियल ट्रेडिंग हब बनने वाला है। इस दुनिया में किसी भी अवेकनर की ताकत सिर्फ उसकी एबिलिटीज से नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद इक्विपमेंट और वेपन्स की क्वालिटी से भी तय होती है। और यही एक्सचेंज सेंटर उन चीजों को खरीदने और बेचने की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन फिलहाल चेन के लिए यह जगह सिर्फ एक आसान तरीका है थोड़ा पैसा कमाने का, ताकि वह आगे चलकर अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सके। इसके बाद चेन सीधे अंदर जाता है और ब्रोकर के सामने कुछ फैंग्स रख देता है। ब्रोकर उन्हें बड़ी बारीकी से देखता है और शक भरी नजरों से पूछता है कि आखिर एक स्टूडेंट के पास ऐसी चीज आई कैसे। इस पर चेन बिल्कुल शांत आवाज में कहता है कि यह उसे उस मॉन्स्टर से ड्रॉप हुए थे जिसे उसने पहले हराया था। ब्रोकर यह सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी। तभी उसकी असिस्टेंट बीच में बोल पड़ती है और बताती है कि ये फैंग्स ई क्लास मॉन्स्टर्स बीस्ट संगन के होते हैं। उसे रिकॉर्ड से याद आता है कि इन फैंग से ई ग्रेड क्लाउड टाइप सेप्टर बनाया जा सकता है या फिर इन्हें पीस कर पाउडर बनाकर अलग अलग कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन घमंडी ब्रोकर उसकी बात काट देता है और फैंग को वापस टेबल पर गिराते हुए कहता है कि ई ग्रेड आइटम की कोई खास कीमत नहीं होती। फिर वह शेखी बघारते हुए बताने लगता है कि उनका एक्सचेंज वीआईपी सिस्टम पर चलता है, जहां वे सिर्फ उन अवेकनर्स से डील करते हैं जिनकी सोसाइटी में पहचान और स्टेटस होता है। वह कहता है कि वह सिर्फ डी ग्रेड और उससे ऊपर के आइटम्स
भालता है, इसीलिए वह ऐसे लो टियर ई ग्रेड आइटम को पहचानने की जरूरत भी नहीं समझता। अपने मन में वह यह सोचकर भी परेशान होता है कि आजकल अच्छे हाई ग्रेड कस्टमर्स आ ही नहीं रहे और ऐसे लो टियर लोगों से डील करने से उसके प्रमोशन में भी कोई फायदा नहीं होगा। आखिरकार वह इस काम को झंझट मानकर बिना सोचे समझे जिम्मेदारी अपनी असिस्टेंट ली को दे देता है। ली विनम्रता से चेन को कैश से भरा एक एनवेलप देती है और पूछती है कि क्या इस ट्रांजैक्शन के अलावा उसे किसी और मदद की जरूरत है। चेन पैसे गिनकर देखता है जो 18,000 निकलते हैं और वह सोचता है कि फिलहाल इससे उसका रेंट आराम से निकल जाएगा। फिर वह धीरे से वह चमकती हुई ग्रेट सोर्ड निकालता है जो उसे पुर्गेटोरी रक्षासा से मिली थी। उस तलवार को देखते ही ली का पूरा ध्यान उसी पर टिक जाता है। उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी, लेकिन अंदाजा लगाती है कि यह कम से कम बी ग्रेड या शायद ए ग्रेड आइटम भी हो सकता है। तभी ब्रोकर वापस आता है और भौहें चढ़ाकर उसकी बात को कल्पना कहकर खारिज कर देता है। वह कहता है कि ए ग्रेड आइटम्स की कीमत आमतौर पर करीब 1 मिलियन होती है और उसने इतने सालों की नौकरी में कभी असली ए ग्रेड आइटम देखा ही नहीं। इसी बीच शॉप ओनर अंदर आता है और शांत आवाज में कहता है कि यह आइटम न तो ए ग्रेड है और न ही बी ग्रेड। ब्रोकर तुरंत अपने बॉस की तारीफ करने लगता है और कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि एक साधारण स्टूडेंट के पास इतनी कीमती चीज नहीं हो सकती। लेकिन तभी ओनर बताता है कि यह वेपन पर्गेटोरी लैंड से आया है और असल में यह एस ग्रेड आइटम है। यह सुनते ही ब्रोकर और असिस्टेंट दोनों के चेहरे ऐसे जम जाते हैं जैसे उनका सिस्टम क्रैश हो गया हो। ओनर तुरंत चेन का हाथ पकड़कर उसे सम्मान के साथ ऑनर्ड गेस्ट की तरह स्वागत करता है और उसे वीआईपी रूम में चलने का निमंत्रण देता है। वह कहता है कि चेन बिना झिझक अपनी कोई भी मांग रख सकता है। चेन मन ही मन संतुष्ट हो जाता है क्योंकि जैसा उसने सोचा था ठीक वैसे ही ओनर चिंगजूर खुद सामने आ गया था। वीआईपी रूम में बैठने के बाद गिल्ड बॉस उसे पूछता है कि वह इस वेपन को कितने में बेचना चाहता है। चेन बिना देर किए जवाब देता है 1 मिलियन। यह सुनकर हरे बालों वाला आदमी हैरान हो जाता है और कहता है कि इतनी कीमती चीज की कीमत तो 10 मिलियन तक जा सकती है। लेकिन चेन बताता है कि वह इसे बेचना नहीं चाहता, वह बस इसे कोलेटरल के रूप में रखकर 1 मिलियन का लोन 1 महीने के लिए लेना चाहता है। यह सुनकर गिल्ड बॉस और भी चौंक जाता है और सोचने लगता है कि यह लड़का बेहद समझदार है और आखिर है कौन। चेन आगे कहता है कि वह 30 दिनों में प्रिंसिपल अमाउंट चुका देगा और उसके अगले महीने इंटरेस्ट भी दे देगा। जवाब देने से पहले गिल्ड बॉस लड़की को कमरे से बाहर भेज देता है ताकि बड़े लोग आराम से बिजनेस की बात कर सकें। फिर वह सीधे कहता है कि उसे पता है चेन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और उसके सीनियर्स जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हैं। वह यह भी जानता है कि ग्रेजुएशन टेस्ट 30 दिनों में होगा और उसका रिवॉर्ड 1 मिलियन है। इसके बाद वह सीधे पूछता है कि क्या चेन को पूरा भरोसा है कि वह उस टेस्ट को आसानी से जीत जाएगा। गिल्ड बॉस अपनी तेज बुद्धि से समझ जाता है कि चेन को अभी पैसों की सख्त जरूरत है और वह यहाँ तब तक नहीं आता अगर यह उसका आखिरी विकल्प न होता। आखिर में वह मुस्कुराते हुए कहता है कि वह चेन को 1.5 मिलियन तुरंत उधार देगा और उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। वह हाथ बढ़ाकर कहता है कि यही उनकी खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत होगी। चेन इस प्रस्ताव से कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। गिल्ड बॉस उसे भरोसा दिलाता है कि इस कमरे से बाहर एक शब्द भी नहीं जाएगा। बदले में वह सिर्फ इतना चाहता है कि भविष्य में जब भी चेन किसी चीज का ट्रेड करना चाहे तो इसी गिल्ड में आए। चेन मन ही मन सोचता है कि इस आदमी ने सब कुछ इतनी आसानी से समझ लिया, फिर भी उसे ठगने की कोशिश नहीं की। अब उसे समझ आता है कि भविष्य में यही गिल्ड बॉस इतना बड़ा नाम क्यों बनता है। वह उसका हाथ थाम लेता है और सोचता है कि अगर उसे कभी डीमन लॉर्ड को हराना है तो उसे मजबूत साथियों की जरूरत पड़ेगी। कुछ ही देर में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और पैसा तुरंत उसके अकाउंट में भेज दिया जाता है। गिल्ड बॉस फिर पूछता है कि क्या उसे टूर्नामेंट के लिए कोई वेपन उधार चाहिए क्योंकि उसने अपनी तलवार गिरवी रख दी है। वह बताता है कि भले ही उसके पास एस रैंक गियर ना हो लेकिन उसके पास कई हाई क्वालिटी ए रैंक इक्विपमेंट जरूर है। चेन मुस्कुराकर कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। फिर वह अचानक अपनी दूसरी ग्रेट सोर्ड समन कर देता है जिसे देखकर वहां मौजूद गिल्ड मेंबर्स पूरी तरह दंग रह जाते हैं। इसके बाद चेन वहां से निकलने लगता है और उसी समय गिल्ड बॉस उस पिंक हेयर्ड गर्ल को तुरंत सुपरवाइजर बना देता है क्योंकि उसी की वजह से इतना बड़ा क्लाइंट मिला था। लेकिन बाहर निकलते समय चेन को याद आता है कि वह कुछ खरीदना भूल गया था, इसलिए वह फिर से काउंटर की तरफ लौट जाता है। कुछ घंटों बाद वह एक बस स्टॉप के सामने खड़ा होता है और अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लगता है। उस समय उसे ऊपर तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था और लोग उसे अक्सर कचरे की तरह ट्रीट करते थे। वह दिन रात काम करता था ताकि किसी तरह गुजारा चल सके। वह और उसकी बहन लगभग बेघर लोगों की तरह हर महीने गुजारने को मजबूर थे। उस समय यून अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने में सफल हो गई थी, लेकिन उसने खुद ही वह मौका छोड़ दिया और कहा कि कैंपस उसके प्यारे भाई से बहुत दूर है। असल में सच्चाई यह थी कि वह अपने भाई पर और ज्यादा आर्थिक बोझ डालने से डरती थी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें।